लकड़ी के एक डिब्बे से निकलती आवाजें, जिन्हें लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, महसूस भी करते थे। पुराने लोग बताते हैं कि उस डिब्बे के भीतर छिपी आवाजों का भी अपना अर्थ था। कभी गीत जो मन को हल्का कर दे और कभी खबरें जो सोच बदल दे। छत पर घूमता हुआ वो पंखा जैसे हवा से संवाद करता हुआ कोई संकेत हो, और अंदर बैठा रेडियो मानो पहाड़ों तक दुनिया की सांसें पहुंचा रहा हो। उस दौर में जब पहाड़ों की शामें अंगीठी की आंच और खामोशी में डूबी रहती थी, वही आवाजें लोगों के लिए आश्चर्य भी थी और आकर्षण भी। लेकिन रेडियो महज एक मशीन नहीं था। जैसे पिछौड़ा उत्तराखंड की महिलाओं की पहचान बन गया, वैसे ही ये रेडियो पहाड़ों के लिए नई सोच, नई भाषा और नई समझ का प्रतीक बन गया। इसी से लोगों ने पहली बार बाहर की दुनिया को सुना, अलग अलग बोलियां सुनी, नए गीत सीखे और खबरों के जरिए बदलती दुनिया को महसूस किया। और शायद यही वजह थी कि इस आवाज को हल्के में नहीं लिया गया, क्योंकि आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, वो चेतना जगा सकती थी। तभी तो उस दौर में सवाल उठा कि अगर ये सिर्फ सुनने की चीज है तो फिर इसे रखने के लिए इजाजत क्यों चाहिए थी, और क्यों 1935 की टिहरी में एक रेडियो रखना अपने आप में एक जोखिम माना जाता था। अब कैसे और किन मुश्किलों के बाद टिहरी की वादियों में रेडियो की आवाज गूंजी, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जब टिहरी की वादियों में रेडियो आया तो लोगों ने कैसे इसका स्वागत किया। तो आज बात टिहरी के पहले रेडियो की। 1935 का साल था। गढ़वाल की रियासत की राजधानी टिहरी में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे उस दौर के लोगों ने किसी चमत्कार से कम नहीं माना। आज जब मोबाइल फोन और इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, तब ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक समय ऐसा था जब पहाड़ों में बैठे लोगों तक भारी दुनिया की आवाज पहुंचाना लगभग असंभव था। लेकिन उसी साल टिहरी में पहली बार एक रेडियो आया, और उस एक मशीन ने पूरे गढ़वाल के सोचने, सुनने और समझने के तरीके को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। टिहरी के अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी गुलजारी लाल असवाल के घर की छत पर एक दिन एक अजीब सी घूमने वाली चीज लगाई गई थी। दूर से दिखने पर वो किसी पंखे या पहिए जैसी लगती थी, जो हवा के साथ घूमती रहती। लोग कौतूहल और हल्के डर के साथ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते। ऊपर छत पर वो पहिया घूमता रहता और नीचे कमरे में रखे लकड़ी के एक डिब्बे से गाने और अनजान आवाजें निकलती। लोगों को समझ नहीं आता था कि बिना किसी इंसान के बोले ये आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं। वही लकड़ी का डब्बा टिहरी का पहला रेडियो बना। गढ़वाल के लोगों के लिए ये अनुभव ऐसा था मानो पहाड़ों की सदियों पुरानी खामोशी को चीरकर पूरी दुनिया बोलने लगी हो। ये पहली बार था जब बाहरी दुनिया की खबरें, संगीत और विचार सीधे पहाड़ की इन घाटियों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं था, बल्कि आधुनिक सोच का एक नया दरवाजा था, एक ऐसा जरिया जिसने पहाड़ों को देश और दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया। 1935 में रेडियो की अहमियत समझने के लिए उस दौर की टिहरी को समझना जरूरी है। टिहरी गढ़वाल तब एक रियासत थी जो अंग्रेजों के अधीन होते हुए भी आंतरिक रूप से महाराजा नरेंद्र शाह के शासन में थी। ये एक ऐसी सत्ता थी जिसे आधी अधूरी आजादी मिली हुई थी और जो गहराई से परंपराओं से जुड़ी हुई थी। हालांकि बदलाव की हल्की आहट सुनाई देने लगी थी। 1919 में राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर ले जाई गई और 1920 के दशक में ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्थाएं शुरू हुई। इसके बावजूद शासन का ढांचा मूल रूप से पुराना ही बना रहा। उधर पूरे देश में आजादी की लहर तेज हो चुकी थी। 1930 के आसपास टिहरी रियासत में भी लोग अपने अधिकारों और ज्यादा स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। महाराजा नरेंद्र शाह अंग्रेजों के काफी करीबी माने जाते थे और उन्हें ब्रिटिश सम्मान भी प्राप्त थे। एक तरफ वे पहाड़ों जैसे कठिन इलाकों में सड़कों और विकास के काम करवा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी ऐसी माध्यम पर उनकी कड़ी नजर थी जिससे जनता में असंतोष या विद्रोह की भावना फैल सकती थी। ऐसे माहौल में टिहरी में रेडियो का आना सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं थी,
ये एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत था। एक ऐसी आवाज जिसने पहाड़ों की दुनिया को हमेशा के लिए बदलना शुरू कर दिया। उस समय टिहरी में जानकारी का प्रवाह लगभग पूरी तरह नियंत्रण में था। हिमालयी भौगोलिक स्थिति के कारण ये रियासत काफी अलग थलग थी और साक्षरता का स्तर भी बहुत कम था। अखबार और छपी हुई सामग्री सीमित लोगों तक ही पहुंच पाती थी। कभी कोई सरकारी रिपोर्ट तो कभी इक्का दुक्का अखबार। आधुनिक संचार साधन लगभग ना के बराबर थे। पहाड़ों में टेलीग्राफ लाइनें भी केवल सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होती थी। ऐसे माहौल में रेडियो जैसी नई तकनीक का टिहरी पहुंचना अपने आप में असाधारण था, जबकि ब्रिटिश शासन वाले बड़े शहरों में रेडियो तेजी से फैल रहा था। भारत में रेडियो प्रसारण तब भी शुरुआती दौर में ही था। 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत हुई, जिसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम मिला। 1935 तक बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों में ही कुछ रेडियो स्टेशन मौजूद थे और 1932 से बीबीसी की एम्पायर सर्विस शॉर्टवेव पर ब्रिटेन से समाचार प्रसारित कर रही थी। लेकिन टिहरी जैसी दूरस्थ हिमालयी रियासत में न कोई स्थानीय रेडियो स्टेशन था, न ही 1935 तक आम जनता के पास सुनने के लिए एक भी रेडियो सेट। राजनीतिक रूप से महाराजा का रिश्ता अंग्रेजों से वफादारी का था। वे अपने राज्य के आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटिश अधिकारियों की सलाह लेते थे, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर सतर्क रहते थे कि कहीं आधुनिक विचार उनकी राज सत्ता को चुनौती ना देने लगे। यही वजह थी कि 1935 की शुरुआत तक पूरे टिहरी राज्य में सिर्फ एक ही रेडियो था, महाराजा नरेंद्र शाह का निजी रेडियो। ये रेडियो संभवतः दुनिया भर की खबरें और संगीत सुनने के लिए रखा गया था, लेकिन इसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया। आम जनता तो दूर, महाराजा के बड़े अधिकारी भी इसे न देख सकते थे न सुन सकते थे। डर यही था कि अगर बिना नियंत्रण के जानकारी फैली, चाहे वो आजादी के आंदोलन की खबरें हो या दुनिया की राजनीतिक घटनाएं, तो लोगों की सोच बदल सकती है और जनमत भड़क सकता है। यही घटना टिहरी में पहले सार्वजनिक रेडियो की कहानी की नींव बनती है। साल 1935 में टिहरी के एक अमीर घर के गुलजारी लाल असवाल मसूरी आए तो उन्होंने यहाँ रेडियो को पहली बार सुना और उन्हें इसे खरीदकर अपने शहर टिहरी ले जाने का मन हुआ। लेकिन तब रेडियो खरीदना इतना आसान नहीं था। तब टिहरी क्षेत्र में रेडियो खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो इतना आसान नहीं था। उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जो काफी आनाकानी के बाद मिला, जिसके बाद वो 4 दिनों की लंबी कठोर यात्रा करने के बाद मसूरी पहुंचे। उन्होंने ऐसा रेडियो चुना जिसमें हवा से चलने वाला चार्जर लगा था, ताकि आवाज साफ आए। जब रेडियो आखिरकार टिहरी पहुंचा तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, वो पूरे कस्बे के लिए एक सनसनी बन गया। गुलजारी लाल द्वारा रेडियो हासिल किया जाना इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि पहली बार गढ़वाल में किसी आम नागरिक के पास रेडियो आया था। अब तक ये तकनीक केवल शाही परिवार तक सीमित थी, इसलिए इसका जनता तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। कहा जाता है कि रेडियो के टिहरी पहुंचते ही उत्सव जैसा माहौल बन गया। दृश्य कुछ ऐसा रहा होगा। गुलजारी लाल अपने घर में लकड़ी के बने रेडियो सेट को सहेज कर रख रहे हैं। छत पर हवा से चलने वाला विंड चार्जर लगाया जा रहा है और नीचे पड़ोसी, दोस्त और जिज्ञासा लोग उत्सुक निगाहों से सब कुछ देख रहे हों। स्थानीय इतिहास में भी दर्ज है कि रेडियो की पहली झलक के साथ ही टिहरी में उत्सव सा माहौल बन गया। लोग इस अजूबे को अपनी आंखों और कानों से देखना और सुनना चाहते थे। कुछ समय बाद रेडियो खराब हो गया और तब पता चला कि उसे ठीक करने वाला भरोसेमंद मिस्त्री सिर्फ बनवारी लाल ही है। बनवारी लाल को पालकी में बैठाकर टिहरी लाया गया। इस सफर में पूरे 6 दिन लगे। महाराजा का दरबार भी इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सका। जिस तकनीक पर अब तक राजा का एकाधिकार था, वो अब एक प्रजा के हाथ में आ चुकी थी, भले ही वो व्यक्ति राजा का भरोसेमंद और सम्मानित नागरिक ही क्यों न हो। रेडियो लगते ही गुलजारी लाल का घर टिहरी का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। लकड़ी के कैबिनेट में बंद ये भारी सा रेडियो, उसके डायल और छत पर घूमता विंड चार्जर, सब कुछ लोगों को हैरान कर रहा था। उस दौर में जब ज्यादातर ग्रामीणों ने बिजली का बल्ब तक नहीं देखा था, ये पूरा दृश्य किसी जादू जैसा लगता था।
सड़क से गुजरने वाले लोग अचानक रुक जाते, छत की ओर देखते और पूछते, ये आखिर हो क्या रहा है। गुलजारी लाल अक्सर उन्हें अंदर बुला लेते क्योंकि इस चमत्कार को शब्दों में समझाना आसान नहीं था। धीरे धीरे लोग आने लगे और देखते ही देखते दर्जनों लोग लाल साहब के घर रेडियो सुनने जमा हो जाते। जैसे ही रेडियो चालू होता, डायल घूमते, चक्का घूमता और फिर लकड़ी के डिब्बे से आवाज फूट पड़ती। कभी संगीत, कभी गीत, कभी दुनिया भर की खबरें। ये अनुभव लोगों के लिए अविश्वसनीय था। एक विवरण में कहा गया है, बटन घूमते, हैंडल चलता और फिर डिब्बे से आवाज निकलती, संगीत गूंजता और दुनिया की खबरें सीधे कानों तक पहुंच जाती। लोग हैरान भी होते और भीतर ही भीतर रोमांच से भर जाते। कई लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि एक छोटे से डिब्बे से अदृश्य आवाजें बोल और गा सकती हैं। वे इसे अजूबा कहते थे, एक ऐसा अजूबा जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। लोग घंटों बैठे रहते अगला कार्यक्रम सुनने की उम्मीद में। कोई जल्दी उठकर जाना नहीं चाहता था। गुलजारी लाल का घर धीरे धीरे एक सार्वजनिक सुनने की जगह बन गया। आज की भाषा में कहें तो एक तरह का कम्युनिटी रेडियो सेंटर, जब ये शब्द प्रचलन में भी नहीं था। हर शाम वही सवाल गूंजता, आज रेडियो में क्या आया, क्या खबर सुनाई। रेडियो का आकर्षण सिर्फ आम ग्रामीणों तक सीमित नहीं रहा। टिहरी राज्य के बड़े अधिकारी जो कभी महाराजा के रेडियो से दूर रखे गए थे, अब गुलजारी लाल के घर आने लगे। मुख्य सचिव इंद्रदत्त सकलानी, न्याय अधिकारी उमा दत्त, डिप्टी सुरेंद्र दत्त नौटियाल, वन संरक्षक पदम दत्त रतूड़ी जैसे कई वरिष्ठ अफसर नियमित रूप से यहाँ रेडियो सुनते थे। सोचिए, ये अधिकारी अपने औपचारिक पहनावे में कभी फर्श पर पालथी मारकर तो कभी रेडियो के पास झुककर बैठे हैं। उनके साथ दुकानदार, किसान और बच्चे भी उसी आवाज को सुन रहे हैं। कुछ समय के लिए सामाजिक हैसियत का फर्क मिट जाता था। इस तरह रेडियो एक सामाजिक बराबरी का माध्यम बन गया, जहां सब एक ही स्रोत से जानकारी और मनोरंजन पा रहे थे। जैसा कि एक मौखिक स्मृति में कहा गया, लोग तब तक नहीं उठते थे जब तक रेडियो सुन न ले। रेडियो के आने से गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गढ़वाली और कुमाऊनी बोलते थे, जबकि औपचारिक मौकों पर हिंदी का इस्तेमाल होता था। रेडियो के जरिए पहली बार लोगों ने नियमित रूप से हिंदी और उर्दू प्रसारण सुने और कभी कभी अंग्रेजी समाचार भी। इसका असर धीरे धीरे भाषा पर पड़ा। रेडियो ने नाटकों और समाचारों से लोगों की शब्दावली बदली और वो ज्यादा राष्ट्रीय यानी ऑल इंडिया स्वरूप लेने लगी। रेडियो एक औपचारिक शिक्षक बन गया। बाद के वर्षों में मसूरी से जुड़ा रस्किन बॉन्ड का किस्सा मशहूर है, जहां उन्होंने अंग्रेजी उच्चारण सुधारने के लिए बीबीसी रेडियो सुनने की सलाह दी थी। यही प्रक्रिया 1930 और 40 के दशक में भी शुरू हो चुकी थी। लोग रेडियो सुनकर अपनी हिंदी बेहतर कर रहे थे और अंग्रेजी से परिचित हो रहे थे। संगीत के क्षेत्र में भी रेडियो ने पहाड़ों की सांस्कृतिक दुनिया को और व्यापक बनाया। गढ़वाली लोक संगीत अपनी जगह समृद्ध था, लेकिन अब लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, बम्बई की फिल्मों के गीत, भक्ति संगीत और कभी कभी बीबीसी से आने वाले पश्चिमी संगीत भी सुनने लगे। इससे मनोरंजन के नए रास्ते खुले और स्थानीय कलाकारों पर भी इसका असर पड़ा। मौखिक गवाहियों में मिलता है कि लोग रेडियो से सीखी धुनों को गुनगुनाते थे और गांव में गायक नई शैलियों को अपनाने की कोशिश करते थे। शिक्षा के लिहाज से भी भले ही रेडियो का औपचारिक प्रभाव सीमित रहा हो, लेकिन व्यवहार में ये एक चलता फिरता स्कूल बन गया। 1940 के दशक में प्रसारित कार्यक्रमों से लोगों को स्वास्थ्य, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जानकारियां मिलने लगी। मौसम की भविष्यवाणी जैसी साधारण सूचनाएं भी किसानों के लिए उपयोगी साबित हुई। धीरे धीरे रेडियो ने पहाड़ी समाज और आधुनिक ज्ञान के बीच की दूरी कम करनी शुरू कर दी। रेडियो की मौजूदगी ने टिहरी के शासन प्रशासन को भी प्रभावित किया। शुरुआत में महाराजा का सख्त नियंत्रण उनके डर को दर्शाता है, लेकिन जब गुलजारी लाल का रेडियो बेहद लोकप्रिय हो गया तो प्रशासन को इसकी उपयोगिता समझ में आने लगी। 1935 में रेडियो भले ही सुनने का माध्यम था, लेकिन बाद के वर्षों, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, आकाशवाणी से आने वाली खबरें और घोषणाएं लोगों को एकत्र करके सुनाई जाती थी। इसी तरह रेडियो धीरे धीरे शासन का एक सहायक माध्यम बन गया।
ये भी अहम है कि टिहरी के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से रेडियो सुनते थे। रेडियो से मिली बाहरी दुनिया की जानकारियां महाराजा तक पहुंचाई जाती होंगी और फैसलों को प्रभावित करती होंगी। सूचना को दबाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। आजादी के बाद ये भूमिका और मजबूत हुई। 1950 के दशक तक रेडियो भारत में सरकारी संवाद का प्रमुख माध्यम बन गया, विकास योजनाओं से लेकर चुनावी सूचनाओं तक। गढ़वाल कुमाऊं भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और इस पूरी कहानी की नींव उसी समय पड़ चुकी थी जब 1935 में टिहरी के एक घर से पहली बार हवा के साथ आती आवाजें पहाड़ों में गूंज उठी थी और इतिहास में एक नया मोड़ ले लिया था। तो ये कहानी थी टिहरी में पहले रेडियो के आगमन की। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और अगर आप पहाड़ी महिलाओं की शान पिछौड़ के इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और ऐसे ही पहाड़ से जुड़ी यादों के लिए अभी सब्सक्राइब करें घुघुती। धन्यवाद।